Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 13. आज बेटा हम जो चैप्टर नंबर 13 है उसको डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइव क्लास है. आप टाइम देख सकते हैं. अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है हमारा 10:17. 10:17 है वो हुआ है. और आज जो डे है वो है मंडे है. और साथ में मैं आपको आज की जो तारीख है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे. 23 नवंबर 2020. दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास एंड टाइम 10:17. और साथ में इसके जो भी मैंने डे है वो सारी चीज़ें हैं वो बता दी है. आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 13 वाटर, ओशियन के बारे में. जो जल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द पार्ट 1 और इसमें हम एक पार्ट 2 और भी लाने की कोशिश करेंगे. पार्ट 2 होगा वो या पार्ट 3 होगा. तो दोनों जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी. और साथ में आपको हर एक मतलब मैं कहूँ कि छोटे छोटे भी जो भी टॉपिक होंगे स्मॉल, उनको भी मैं डिस्कस कराने की कोशिश करूँगा. और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है. और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी से, ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके जब भी हम जो लाइव क्लास है वो लें. आपको जो डेली जो लाइव क्लास है वो देखने को मिलेगी 10:15 पर. आपकी जो लाइव क्लास है वो 10:15 पर मैं स्टार्ट कर दूंगा. और डेली आपको 10:15 पर ही जो क्लास है वो देखने को मिलेगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखने की कोशिश करें. इसमें मैंने जो नोट्स हैं वो भी बनाए हैं, ताकि आप हर एक जो मैं कहूँ एक टाइप से मैं कहूँ कि जो नोट्स हैं वो आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर एज इट इज़ मेंशन है वो कर सकते हैं. फिर भी किसी को डाउट लगती है तो आप जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको मेरे साथ डिस्कस है वो कर सकते हैं. चलिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अब. और आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये. और इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर हम जो मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाटर के बारे में, कि वाटर साइकिल भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ. चलिए देखते हैं बेटा, पहला टॉपिक हमारा क्या आता है. पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहूँ या फिर मैं वाटर साइकिल ही बोल दूँ, इसको एक ही बात है बेटा. ये सिर्फ एक ही बात है. हाइड्रो साइकिल या फिर मैं कहूँ कि जो वाटर साइकिल है लगभग सेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या टॉपिक है, क्या है इसको. यस बिल्कुल बेटा, नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे. आप टेंशन न लें. और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पर्सनल में नंबर पे मैसेज ना करें. इसके अंदर क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस. एक ये प्रोसेस है विच वाटर. इसमें क्या होता है कि जो पानी है, जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से. जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा एंड कम बैक, और वो वापस भी आ जाता है टू द अर्थ सरफेस थ्रू प्रिसिपिटेशन. जो प्रिसिपिटेशन है उसके द्वारा वो वापस है वो आ जाता है. एंड और ऐसे जो कंटिन्यू जो साइकिल है वो चलती रहती है. यहाँ पे आपको 2 या 3 चीज़ें हैं वो ही याद रखनी है. मैं आपको पिक्चर भी एक बार दिखा दूंगा आगे. इसने कह रखा है कि आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है बेटा, वो है ये एक प्रोसेस है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो एक प्रोसेस है. और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है, जो पानी है, वो अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है. और फिर एटमॉस्फेयर से हमारे पास रेनफॉल की फॉर्म में जो प्रिसिपिटेशन है इसकी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. वो वापस है वो आ जाता है, दोबारा से हमारे पास है वो आ जाता है. ये चीज़ें थी बताने को आपको. और तो ये लगातार ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है और वाटर की. तो इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो बोलते हैं बेटा. इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो बोलते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और नोट्स हैं वो साथ के साथ अपनी जो
जो नोटबुक है उसके अंदर आप मेंशन है वो कर सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस पढ़ते हैं भाई। हमने वाटर साइकिल के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस देखते हैं। वाटर फ्रॉम सी इवेपोरेट्स मेक क्लाउड। जब वो क्या होता है कि जब जो सी है उस पर इवेपोरेशन होती है और मेक क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनते हैं, और कंडेंसेशन हैपन। और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो होती है वाटर गैस टू वाटर, सॉरी जो गैस टू वाटर। गैस से जो पानी है वो कन्वर्ट हो, मतलब जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। सब्लिमेशन, फिर होती है सब्लिमेशन हैपन्स वाटर वेपर्स या गैस टू सॉलिड। वाटर वेपर्स या फिर जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड या फिर आइस के अंदर चेंज है वो हो जाती है। आगे बात करते हैं बेटा। देन कम टू द अर्थ सरफेस, और बाद में ये अर्थ सरफेस है उसके ऊपर हमारे पास ये आ जाती है, आइस की फॉर्म में मिलती है या फिर हमें वाटर की जो फॉर्म है उसके अंदर हमें ये देखने को मिल जाती है। बिल्कुल बेटा, पिक्चर दिखाएंगे आपको, आप 1 मिनट वेट है वो कर सकते हैं, हम आपको जो पिक्चर है वो भी दिखाऊंगा। आपको जो पिक्चर है वो दिखाई जाएगी, आप टेंशन न लें। ऑन द माउंटेन या फिर जो पोलर रीजन है उस पर हमें आइस कैप या फिर जो ग्लेशियर की फॉर्म में हमें ये देखने को मिलती हैं। या तो वहाँ पे जो आइस है वो पड़ती है, मतलब मैं कहूँ कि जो बर्फ़ है वो गिरती है, और साथ में जो ग्लेशियर की जो फॉर्मेशन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे, माउंटेन रीजन पे। जो माउंटेन रीजन है और जो पोलर जो रीजन है, जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे जो रीजन है, उन पे हमें आइस कैप या फिर जो ग्लेशियर है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। चलिए बेटा आगे डिस्कस करते हैं। जब ये हो जाते हैं क्या होते हैं, काफ़ी बार जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये क्या है, ये मेल्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर। और फिर ये क्या होता है कि जो रिवर्स है उनको जो रिवर्स है वो अपने साथ इनको ओशियन के अंदर बहाकर ले आती हैं। जो रिवर्स है वो अपने साथ बहाकर है वो ले आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपने पता चला कि ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है कि पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर सब्लिमेशन, अलग अलग से जो प्रोसेस है वो हमने देखी। और साथ में मैं आपको डिस्कस करूँ यहाँ पे कि जो पोलर और जो रीजन है, जो पोलर रीजन है उनमें जो आइस है या फिर जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि वो दोबारा से ओशियन के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम ट्री। जो पेड़ हैं वो भी क्या करते हैं, इवेपोरेशन है वो करते हैं। मतलब मैं कहूँ कि वाटर साइकिल में एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं। फ्रॉम ट्री लीव्स थ्रू इपोट्रांसपीरेशन, जो लीव्स के द्वारा जो इवेपोरेशन होता है उसको इपोट्रांसपीरेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द इपोट्रांसपीरेशन फ्रॉम ट्री लीव्स। जो ट्री लीव्स हैं उनके द्वारा होते हैं, बिकम वेपर्स गोज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वेपर्स हैं वो चले जाते हैं। किसकी कौन सी प्रोसेस के द्वारा बेटा, ये होते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन के द्वारा जो वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ट्रीज़ के अंदर, जो मैं कहूँ कि एक जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनमें पहले ही वाटर की कमी है वो होती है, और इस वाटर के कारण क्या होते हैं, इसी वाटर के कारण
कम वाटर के कारण वो क्या करते हैं कि जो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि जब पत्तियां रखेंगे तो इवेपोरेशन है वो होगा, इपोट्रांसपिरेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर क्या बताया गया है कि कुछ प्रेम्बल रॉक्स भी होती हैं जो नियर बाई ग्राउंड वाटर में भी पास थ्रू द सी, कि कुछ मैं कहूँ कि रॉक्स भी होती हैं जिसके अंदर से इवेपोरेशन है वो हमें देखने को मिलता है, और जो ग्राउंड वाटर में भी पास टू द सी। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक बताया गया है इसके अंदर कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो भी इवेपोरेशन करने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करती हैं, एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भी अदा करती हैं। और आगे क्या बता रखा है, ग्राउंड वाटर थ्रू द मेथड ऑफ वाटर स्प्रिंग। काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी बाहर निकलता है एक गर्म फुहारे के रूप में। ये आपने हिमाचल में भी देखा होगा। इसका जो एग्जाम्पल आएगा बेटा वो आएगा हिमाचल प्रदेश। ये इसके बारे में आप क्लास 12th के अंदर भी पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर आप क्लास 12th के अंदर हैं वो पढ़ेंगे। यस बेटा बिल्कुल, मैं काफ़ी अलग से इसको पढ़ाऊंगा। इसको बोला जाता है जियोथर्मल। ये बेटा जियोथर्मल है। इस प्रकार की जो एनर्जी होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और जो भी गर्म फुहारे जो निकलता है या जो गियर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं, और बाद में क्या होते हैं रिवर में मिक्स हो जाते हैं और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, समुद्र था, यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन होने की वजह से क्लाउड बने, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर साइकिल का एक अच्छा एग्जांपल है। और बाद में क्या हुआ कि क्लाउड्स बनने के बाद रेनफॉल है वो हुई और लेक्स बने, और लेक से क्या होता है कि वाटर फिर से, या फिर जो रिवर स्ट्रीम है उनके द्वारा जो वाटर है वो दोबारा से सी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे आप जो साइकिल है उसको देख सकते हैं, वाटर साइकिल है ये एक तरह की, और इसमें अलग अलग जो पॉइंट है वो मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यस बेटा, जहाँ पे इवेपोरेशन होगी वहीं पे हमें क्लाउड बनेंगे। हमने जो पिछला जो टॉपिक है वो किया था उसके अंदर भी मैंने आपको अलग से बताया था बेटा। यस बताया था बेटा मैंने, आपको याद नहीं है क्लास के अंदर, फिर भी हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आगे इसमें देखते हैं कि हम और क्या क्या जो डिस्कस हैं वो करने वाले हैं। हमारे पास क्या है कि 97% ओशियनिक वाटर है। ओशन में हमारे पास जो वाटर है वो 97% है। 97% ओशियन के अंदर वाटर है, और 2% हमें आइस कैप के रूप में हमें जो वाटर है वो देखने को मिलता है। ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर है वो है 0.01%। ये आपको MCQ के दौरान पूछ सकता है कि बेटा ये कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें। और जबकि जो लेक्स हैं उसमें 0.005% हमें जो वाटर है वो देखने को मिलता है। इतना परसेंट जो वाटर है वो हमें देखने को मिलता है कि इन अलग अलग इन जो क्राइटेरिया हैं इनके अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इनको राइट डाउन है वो कर सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंडफॉर्म इन द सी सरफेस। लैंडफॉर्म इन द सी सरफेस, जैसे जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था, ये जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था 1939 से लेकर 45 तक, 1939 से लेकर 45 तक मैं कहूँ कि जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था वो चला। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम जो सोचते थे वो एज इट इज़ एक टाइप से ये सोचते थे कि जो सी का जो फ्लोर है वो जो सी का जो फ्लोर है वो बिल्कुल एक तरह से फ्लैट होगा, पर ऐसा नहीं था। जबकि जो अमेरिका है, यूएस है, उसने इसकी स्टडी की
और उसने पाया कि जो हमारी जो लैंडफॉर्म है, कि जो हमारी जो अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो अर्थ सरफेस है इसके ऊपर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें कहीं पे प्लेन भी देखने को मिलते हैं, माउंटेन भी देखने को मिलते हैं, और साथ में वैली भी देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ओशियन सी फ्लोर पे भी देखने को मिलती हैं। ओशियन का जो फ्लोर है, या मैं कहूँ कि जो सी फ्लोर है, उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम इन्हीं की स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब सबमरीन चलाई, जब जो पनडुब्बियाँ हैं वो चलाई, तब उनको पता लगा कि जैसा हम सोचते हैं एक्चुअल वैसा नहीं है। एक्चुअल वैसा नहीं है हम जैसा सोचते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं, वैली देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, वो हमें अलग अलग लैंडफॉर्म है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं आप लोगों के साथ कि आपको इसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो पहले मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि ये लैंड से भी टच होता है और सी से भी टच होता है, तो इसलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। फिर आता है शेल्फ ब्रिक। अगला है शेल्फ ब्रिक। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अचानक से जो मैं कहूँ, अचानक से जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रिक बोला जाता है बेटा। और एक ये जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और एक है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और एक होता है अब्यूज प्लेन। जैसे हम प्लेन देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको प्लेन देखने को मिलेंगे। ओशियन में भी जो समुद्र होते हैं उनके अंदर भी आपको प्लेन देखने को मिलते हैं। इनका अलग अलग जो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन कर रखी हैं, जो कितनी गहराई तक हैं, इनकी डिस्टेंस कितनी है। फिर आते हैं ओशियन ट्रेंचेज। ये लगभग यहाँ पे वोल्केनो हमें ये देखने को मिलते हैं। और अगला है वोल्केनिक आइलैंड। यहाँ पे जो वोल्केनिक जो आइलैंड है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो है बेटा वो है सबमरीन राइड्स। जो सबमरीन जो राइड्स है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, इसका जो ग्रेडियंट है वो लेस देन 1 हो, जो स्लोप है, यहाँ पे याद रखना कि जो स्लोप है वो लेस देन 1 हो, 1 डिग्री से भी कम हो। जो स्लोप है वो 1 डिग्री से भी कम हो। दिस इज द स्लोवेस्ट पार्ट। इसका मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा जो ढाल है, जो तीव्रता है वो काफ़ी कम ही हमें देखने को मिलती है। आगे का बताया क्या है, सडन स्टेप स्लोप इज कोल्ड। और अचानक से सडनली क्या हो कि जो स्टीप स्लोप बन जाए। अभी तक तो ग्रेडियंट स्लोप था और अब अचानक से वहाँ पे स्टीप स्लोप बन जाए। देखिए मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये रहा, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ये देखिए, ये सिर्फ जो स्लोप था वो काफ़ी कम ही था, फिर अचानक से यहाँ से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जब इंक्रीज होता है तो इसी को हम बोलते हैं शेल्फ ब्रिक। और इसी को जो शेल्फ ब्रिक है वो बोला जाता है बेटा। तो आपसे शेल्फ ब्रिक के बारे में पूछा था और शेल्फ ब्रिक के बारे में आपको बताना था। तो क्लियर हुआ होगा इतना बेटा, आशा करता हूँ मैं सभी का। और फिर भी किसी को डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो 2 से लेकर 5 डिग्री के बीच में होगा।
2 से लेकर 5 डिग्री के बीच में हमें जो स्लोप है वो देखने को मिलता है, और इसी में हमें ट्रेंचेज और कैनियन भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं। जो सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी फाइन सेडिमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो जो सेडिमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग फॉर्म या अलग अलग लेयर के अंदर ये डिपॉजिट होते हैं। ये ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला है अब्यूज प्लेन। अब्यूज प्लेन भी बोलते हैं, और इसको सी भी बोला जाता है, सी प्लेन, और इसको सी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज़ द जेंटल प्लेन या फिर फ्लैट। ये क्या होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं और बिल्कुल प्लेन होते हैं एक टाइप से, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फाइन होते हैं। फाइन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। सिल्ट एंड क्ले, मेनली ज़्यादातर जो सिल्ट एंड क्ले टाइप्स के सेडिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए बेटा, आप मैं आपके कमेंट है वो पढ़ रहा हूँ बेटा, आप टेंशन न लें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, और फिर भी नहीं कर पाऊँगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, डीप सी या फिर ट्रेंचेस। ये एक टाइप से ट्रेंचेस क्या होते हैं, वैली होती हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट रीजन, सबसे डीपेस्ट पार्ट होते हैं ये ओशियन का या सी का। स्टीप साइड, बिल्कुल एक टाइप से मैं कहूँ कि ऐसी स्ट्रेट होते हैं। स्टीप साइड एंड नैरो वैली, और काफ़ी ये नैरो होती हैं। मतलब इसकी जो वाइड होती है, जो डिस्टेंस होती है वाइड की, वो काफ़ी कम होती है। जो वाइड की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है। मोस्टली वोल्केनिक इन नेचर विद अर्थक्वेक, और ये यहाँ पे क्या है, ये मोस्टली जो बनी होती हैं या फिर इनमें इनकी जो फॉर्मेशन है वो वोल्केनिक के द्वारा होती है। और मोस्टली वैली या जो डीप सी हैं उनके अंदर हमें वोल्केनो या फिर जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलता है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। कुछ माइनर लैंडफॉर्म है ऑन द सी फ्लोर, जैसे सी माउंटेन। पहला आता है सी माउंटेन। सी माउंटेन क्या होता है कि जिसकी पीक हमें देखने को मिले। इसमें क्या होता है, एक माउंटेन की तरह होता है जो हम, ये क्या है, ये एक माउंटेन की तरह है। और क्या हम माउंटेन फाउंड एट सी फ्लोर, इस तरह की जो माउंटेन है वो हमें सी फ्लोर पे देखने को मिलते हैं। द पीक विल बी बिलो द ओशियनिक सरफेस, और इसकी जो चोटी होती है, ये जो पीक है ये समुंदर से नीचे ही हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर ज़्यादा हलचल है वो नहीं होती। चलिए बेटा आप आगे देखते हैं। गायोड्स क्या होते हैं, गायोड्स वो होते हैं कि देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो चोटी है, ये जो पीक है, ये वाली जो पीक है ये कट जाए, ये रिमूव हो जाए तो इसको हम गायोड्स बोलते हैं। और ये वेदरिंग या फिर इरोजन के कारण ये जो पीक है वो फ्लैट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये माउंटेन हो जाएगा, और यदि मैंने इसको ऐसे कट किया तो ये गायोड्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हुआ होगा बेटा इतना आपको। चलिए, कैनियन एंड ट्रेंचेस, ये क्या होते हैं, ये हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, और ये ओशियन का गहरा रीजन है। गहरा रीजन है या एक गहरा क्षेत्र है जहाँ पे हमें ट्रेंच और कैनियन देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन। हैज़ नैरो वैली एंड स्टीप स्लोप। नैरो वैली होती है और स्टीप स्लोप होता है। जो स्लोप होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। वोल्केनिक रीजन विद अर्थक्वेक, और ये आपको पता है अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वोल्केनिक रीजन होता है और जिसके अंदर अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मिड ओशियनिक रिड्स। इसमें क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा रीजन है, यहाँ से क्या होगा, लावा निकलेगा, और ऐसे ऐसे इन फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइड है उसके अंदर जो लावा है
वो क्या होगा, वो फ्लो करेगा, और फ्लो करने की वजह से जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको मिड ओशियनिक रिड्स के नाम से जाना जाता है। मिड ओशियनिक जो रिड्स है उसके नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं क्या है, फाउंड इन अटलांटिक ओशियन। और ये हमें ज़्यादातर जो अटलांटिक ओशियन है उनके अंदर देखने को मिलता है। पैसिफिक रीजन के अंदर, जो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। पैसिफिक रीजन बोल रहा हूँ, पैसिफिक सी के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। सॉरी बेटा इसके लिए। हाँ बेटा, बस आज इतना ही कराएंगे। ठीक, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आज केवल इतना ही, ये 1 पार्ट होगा। पार्ट 2 के अंदर हम आगे अलग से जो डिस्कशन है वो करेंगे। वोल्केनोजिक अक्कर्स विद अर्थक्वेक। और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो वोल्केनो है उसके साथ साथ आपको अर्थक्वेक है वो भी देखने को मिलते हैं। जो अर्थक्वेक है, वोल्केनो के साथ साथ हमें जो अर्थक्वेक हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये आपने देखा बेटा, और यहाँ पे मैंने जो कंप्लीट है वो किया पार्ट 1 को। हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब पार्ट 2 के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के अंदर ही। तो आपको जो भी प्रॉब्लम, आपको जो भी आपके सुझाव हों वो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, ताकि मैं आपके जो सवाल हैं उनके जवाब हैं वो दे सकूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के सभी जो डाउट हैं वो सोल्व हुए होंगे। और फिर भी आपको कुछ और भी डाउट हैं तो आप मेरे पास पर्सनल नंबर पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं आपके अपनी जो भी प्रॉब्लम होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। और अगली जो आपकी जो लाइव क्लास होगी वो कल 10:15 पे होगी बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 10:15 पे आप जल्दी से लाइव आ जाएं, और अपने यूट्यूब चैनल पे ही हम, आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पे ही लाइव क्लास लेंगे, ताकि आपको कोई भी जो डाउट लगे तो आप बार बार वीडियो को स्किप करके या फिर आप पॉज करके आप वीडियो को देख सको, और अपनी जो नोटबुक है उसको भी आप अच्छे से मेंशन कर सको, और उनमें भी आप जो नोट्स हैं उनको उतार सकें। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो कल की जो लाइव क्लास है उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर भी कुछ डाउट लगती है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। यस बेटा, कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, आप टेंशन ना ले। आपके नोट्स के साथ हम जो कंप्लीट हैं वो कराने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे ही अपना जो प्यार है वो बनाए रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें, क्योंकि जो ये बीमारी है ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज है वो हो रही है। तो अब घर पे सुरक्षित रहें और बाहर जाना उचित न समझें अपने आप को। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं बेटा कल। आपको जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू।